हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चंडी प्रसाद भिलिया जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आयुष के सचिव हमारे बीच में एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में उपस्थित हम विभिन्न संस्थाओं के आप संस्थापक हैं, लेकिन हमारे बीच में बाला ज्योति जी, हमारे बीच में उपस्थित राजकुमार पुरोहित जी जो पूर्व राज्य मंत्री हैं और हमारी संस्था के ट्रस्टी यशवर्धन जी, यहाँ सम्मानित सभी सदस्य लोग जो हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, मैं उनको सबको परिवार का सदस्य कहता हूँ। आप सब लोग मेरे अतिथि नहीं हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे बैचमेट कुछ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें डॉक्टर जीवन आशा, डॉक्टर सर्वेश्वर नौटियाल, डॉक्टर अनिल मोंगिया, डॉक्टर सवाल, इनमें से विशेष रूप से सबका मैं आभार तो प्रकट करता ही हूँ, लेकिन विशेष रूप से मैं डॉक्टर सर्वेश्वर नौटियाल और डॉक्टर सवाल का नाम जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि दोनों को आज देहरादून से बाहर जाना था। इनके पारिवारिक कार्यक्रम से इनको बाहर जाना था, लेकिन मेरे इस कार्यक्रम की वजह से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और हमारे बीच में मेजर अस्पताल साहब हैं जो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में जगह जगह जाके सेवा का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। वो आज विशेष रूप से मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ पाके मुझे अपना सम्मान लग रहा है कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच में अनेक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, शिक्षक और उनके चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिनके बारे में अभी बताया जाएगा थोड़ी देर में आपको कि वो किस प्रकार हमारे इस जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान है उसमें किस प्रकार सहयोग दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला। इससे पहले कि मैं अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताना शुरू करूँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ों की बधाई देना चाहता हूँ। और एक तो सबसे पहले यह है कि हमारा जो 9 नवंबर निकला है, हमारे उत्तराखंड का स्थापना दिवस, उसकी रजत जयंती थी। आज रिलेटेड आपको शुभकामनाएं हैं। और दूसरा, ये आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा क्षेत्र आता है जोनाथार बाबर में, क्योंकि ये विकास नगर में आता है, विकास नगर से जोनाथार बाबर में आता है। और ये हमारे ब्रिगेडियर साहब भी मेजर जनरल साहब ने भी बताया है कि जोनाथार बाबर जो है ये जनजातीय क्षेत्र कहलाया जाता है। तो कल जो था वो हमारा जनजाति गौरव सम्मान दिवस था, तो जनजाति गौरव दिवस का भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो जनजाति गौरव दिवस हम लोग इस देश के अंदर मनाते हैं वो हम बिरसा मुंडा की याद में मनाते हैं, जो कि खुद एक जनजाति से संबंध रखते थे, झारखंड के। और 25 वर्ष की उम्र में उनकी शहादत हो गई और 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम किया कि लोग उनको भगवान का दर्जा मान लेते हैं। तो जनजातियों का भी इस देश के स्वतंत्रता दिलाने में इतना बड़ा योगदान है, तो उनको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, उनके लिए हमें गौरव महसूस करना चाहिए। तो इसलिए ये गौरव दिवस था जो कल ही निकला है, मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे पहले कि मैं किताब के बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं अपने कुछ मन के भाव बताना चाहता हूं। एक तो अभी डॉक्टर अनिल जोशी जी बता के गए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे आज एक ये अधिकार भी दे दिया और नाम भी दे दिया कि मैं उत्तराखंड का धर्मपुत्र हूँ। तो मैं बहुत ही अपने आप को वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं सदा इस बात को कहूँगा कि मैं उत्तराखंड का धर्मपुत्र हूँ। थोड़ी सी जानकारी वैसे तो बहुत लोगों को आपको होगी। मेरे पिताजी जो थे वो मसूरी में म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और जब मेरा मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने सिलेक्शन के लिए तैयारी की तो मैंने मसूरी में ही रह के तैयारी करी, और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था प्री मेडिकल के थ्रू मेरठ के मेडिकल कॉलेज में, तो मैं उस समय मसूरी में ही शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो और उसके बाद दूसरा भी जब जीवन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आता है, एक तो शिक्षा ग्रहण करने का होता है, और शिक्षा ग्रहण क्यों करता है आदमी, इसलिए कि उसको व्यवसाय करना है, उसको धनोपार्जन करना है, जीवन चलाना है। तो सबसे पहला काम जो होता है महत्वपूर्ण वो होता है उसका व्यवसाय। तो मैंने सबसे पहले नौकरी भी मसूरी में करी थी, और मसूरी में सेंट मेरीज एक हॉस्पिटल वहाँ पर है, उसकी ब्रांच कुल्लड़ी में खुली थी। उस ब्रांच में अब तो मैंने देखा जाए तो वो उजड़ गई,
लेकिन उस समय मैंने जाके देखा तो मैंने सबसे पहले लगभग 7-8 महीने तक मैंने वहाँ पर अपना नौकरी भी करी थी, मैंने वहाँ की सेवा भी करी थी। तो इस तरह से उत्तराखंड का मेरे जो संबंध बहुत पुराना था, लेकिन आज मुझे जो नाम मिला है कि मैं धर्मपुत्र हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत ही आनंद है। अब मैं कुछ आपको अपने व्यक्तिगत विचार बताना चाहता हूँ। और विचार मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी एक ऐसी चीज होती है जो आपको भीख में नहीं मिलती। कोई आपको उपहार स्वरूप आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं देता, उसे छीनना पड़ता है। और इस देश के अंदर हमें ये भाव नहीं दिया गया कि हमने इस आज़ादी को लड़कर छीना है। हमें ऐसा भाव दिया गया कि हमको ये आज़ादी बिना लड़े, बिना कुछ किए और आराम से हमको आज़ादी मिल गई। ऐसा है नहीं। तो एक तो मेरे मन में ये हमेशा से पीड़ा रही। जब हम बड़े हुए, छोटे थे, पहले बड़े भी हो गए, कभी जो किताबों में पढ़ा तो वो यही पढ़ा कि हमें जो आज़ादी थी वो गांधी और नेहरू जी ने और उनके साथियों ने मिलकर हमको बड़े आराम से, हमको अंग्रेज जो थे उनके सद्व्यवहार को देखते हुए और उनके आंदोलनों को देखते हुए, उनके द्वारा जो सत्याग्रह चलाए जा रहे थे, उससे इतने प्रभावित हो गए। कहा जाता है, आज भी कहा जाता है जगह जगह पर, कि संसार में केवल भारत ही एक ऐसा देश है कि जहां पर आज़ादी जो है वो हमको, ये जो अहिंसावादी आंदोलन थे, सत्याग्रही थे, उसके द्वारा हमको आज़ादी मिल गई। और जब हमने थोड़ा हम बड़े हुए, हमने पढ़ा, हमने समझा, हमने शोध किया, तब हमको इस बात का महसूस हुआ कि कितना बड़ा झूठ हमें परोसा गया, कितना बड़ा धोखा हमको हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने हमको दिया। और उसके लिए केवल मैं नेताओं को दोषी नहीं मानता, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है ना, वो तो अपना इतिहास लिखता है, और जब अपना इतिहास लिखता है तो अपने गुणगान करता है। लेकिन हमारे शिक्षक थे, हमारे विरोधी पक्ष के लोग थे जो सत्ता में नहीं थे, वो भी तो नेता ही थे। वो नेता थे, हमारे शिक्षक थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे वरिष्ठ जन थे, हमारे, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि जो हम सब के, मैं अपने माता पिता की बात तो इसलिए जनरल बात कर रहा हूँ कि सभी के, हम लोगों के माता पिता थे, उन्होंने हमको क्यों नहीं बताया कि हमको आज़ादी मिली कैसे। तो नतीजा ये है कि आज मैं और मेरी जो नीचे वाली जो जनरेशन है, उन सबको यही पता दिया गया कि हमको आज़ादी सत्याग्रह मिली, जो कि नितांत असत्य है। सत्य ये बात है कि हमारे, मैं मानता हूँ कि हमको दोनों तरह के आंदोलन हुए, अहिंसावादी आंदोलन भी था, सत्याग्रह भी हुए, और उसके बाद क्रांति भी हुई, क्रांतिकारी भी आंदोलन हुए। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमको आज़ादी मिली तो हमको इन क्रांतिकारियों के बदौलत मिली। ये मेरे मन में बात स्थिर हो गई। पर मैं ये नहीं कहता कि जो जिन्होंने सत्याग्रह किए उन्होंने गलत किए। आज हम अपने उत्तराखंड में देखें, यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, हमारे महापुरुष हैं कि जिन्होंने सत्याग्रह किए, जिन्होंने समाज सुधार किए, उनका किसी भी तरीके से योगदान जो है वो हम कम नहीं आंक सकते। आज ये जो प्रेक्षागृह है, जिसके मैं आप लोग ये बैठ के यहाँ पर आप ये कार्यवाही देख रहे हैं, इसका नाम है डॉक्टर कुशलानंद गैरोला। ये डॉक्टर कुशलानंद गैरोला का नाम क्यों रखा गया है, इसका जो मुख्य कारण है कि ये न केवल डॉक्टर थे, हमारे मेडिकल कॉलेज है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्टरों ने क्या किया। आज डॉक्टर बदनाम हो रहा है, बम विस्फोट करता है, लेकिन हमारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने देश के लिए भी अपना सर्वस्व किया। तो डॉक्टर कुशलानंद गैरोला एक डॉक्टर तो थे ही, लेकिन ये एक दो विचारधाराओं का समायोजन है। इन्होंने आरंभ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया, जब ये देश के बाहर थे, वियना में और जर्मनी में इन्होंने जाके वहां पर काम किया। 4 साल तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे, और वहां पर ये इतने अधिक क्रांतिकारी विचारों के थे और पॉपुलर हो गए थे कि हिटलर ने स्वयं इनको बुलाया, और हिटलर ने बुला के इनको कहा कि आप भारत के लिए बात मत करिए, आप हमारे साथ जुड़ के हमारे जर्मनी के लिए बात करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो भी करूंगा अपने भारत के लिए करूंगा, और उन्होंने हिटलर के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तो ये आरंभ में क्रांतिकारी का इनका रूप रहा, और उसके बाद जब ये भारत आ गए तो ये भारत में इन्होंने जुड़ के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और ये जो दूसरी विचारधारा थी, हमारी अहिंसावादी विचारधारा थी, उसमें भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये दो विचारधाराओं का एक समायोजन था जो हमारे
एक डॉक्टर के रूप में डॉक्टर कुशलानंद गैरोला साहब ने हमारे उत्तराखंड के नाम को रोशन करते हुए दिया। तो इसीलिए हमने इसका नाम जो रखा है डॉक्टर कुशलानंद गैरोला प्रेक्षागृह, हम लोगों ने इसका नाम रखा है। अब आप कहेंगे प्रेक्षागृह जैसा तो लगता नहीं, तो बहुत छोटा है, मैं मानता हूँ। और हमारे बीच में हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं, नेतागण भी बैठे हैं। मैं अपनी दिल की पीड़ा भी बताना चाहता हूँ, पीड़ा भी ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्ष से मैं संघर्षरत हूँ कि मुझे, क्योंकि हम कोई भी ज़मीन खरीद नहीं सकते जब तक कि हमें सरकार अनुमति नहीं देती। मैं पिछले 3 वर्ष से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, आगे पीछे भाग रहा हूँ कि भाई मुझे एक बड़ा प्रेक्षागृह बनाना है, मुझे इस जगह का विकास करना है, मुझे भूमि क्रय करने की अनुमति दे दो, लेकिन मुझे मिली नहीं। और जब कभी मिल जाएगी तो ये वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों ने मेरठ में देखा है कि एक बहुत विशाल यहाँ पर प्रेक्षागृह बनेगा। नाम तब भी यही रहेगा, नाम तब भी यही रहेगा। अब मैं इस पर अपना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हुए कि मैंने जब ये देखा कि हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों लोगों ने, पूर्वज तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमको सही ज्ञान नहीं दिया, सही इतिहास नहीं बताया। तो मैंने ये सोचा कि मेरे में ये अपराध वो है कि कल को जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है वो मुझे इस तरह से मंच में खड़े होकर सोचेंगे कि भाई उन्होंने नहीं दिया तो तुमने क्या दिया। तो मैं उस अपराध बोध को लेके इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने छात्रों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के समाज के लोगों को ये बताऊंगा कि हमको वास्तव में आज़ादी जो दिलाने वाले थे वो हमारे क्रांतिकारी थे। हमें अहिंसावादी आंदोलनों से नहीं मिली आज़ादी, ठीक है, उनका अपना योगदान है। आपको इस बात का पूरा ध्यान है, आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई लड़ी, और उस आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई जो थी उसको कई बार लोग कहते हैं कि क्या हुआ, हार गए, अरेस्ट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि दूसरा स्वतंत्रता संग्राम था वो, और उसमें जो हमारे सिपाही, जो INA के लोग कैद हुए और उनका जो लाल किले पे आके ट्रायल हुआ, तो लाल किले पे ट्रायल होने पे जो हमारी फौज के लोग थे उनकी कहानियां उन्होंने सुनी, हमारी जनता को उनकी कहानियां पता चली, तो जनता के अंदर, उनके खून के अंदर उबाल आया। हमारी जो फौजें थी उनके खून के अंदर उबाल आया, और 18 फरवरी 1946 को सबसे पहले नेवी ने विधिवत उसका विद्रोह किया। और उनके साथ केवल नेवी ने नहीं किया, उसके साथ जो थे वो हमारे जो और फौज के लोग भी थे, हमारे थल सेना थी, हमारे हवाई सेना थी, उन सबके सिपाही भी जुड़ गए, और जनता में एक जोश पैदा हो गया। और तब ये बात आई थी कि गली गली से आई आवाज, सैगल दिल्लों शाम आवाज, ये नारा था। और इस नारे के साथ इतना ज़बरदस्त नारा था कि अंग्रेज़ों को दिखाई दे गया था कि अब हम इस जगह पर नहीं रह सकते, तो हमें यहाँ से जाना है। और भाई जब जाना है तो क्यों ना फिर अपने खास लोगों को, जो हमारे गुणगान करते रहे, हमसे संबंध बना के रखें, ऐसे लोगों को सत्ता दे के जाए। तो वो सत्ता का हस्तांतरण करके चले गए, वो आज़ादी नहीं थी। अगर वो आज़ादी होती और सही लोगों के हाथ में सत्ता आई होती तो आज देश का वो हाल ना होता जो आज हम यहाँ पर हाल देख रहे हैं, और हमारा देश एक होता। आज ये आप देख रहे हैं कि बम विस्फोट हो रहे हैं, दुनिया भर के ऐसी एक्टिविटीज हो रही, क्यों हो रही हैं? ये देश टूट गया ना। आज अगर पाकिस्तान भी हमारा एक भाग होता, अखंड भारत का भाग होता, बांग्लादेश भी अखंड भारत का भाग होता, तो हम आपस में भाई तो लड़ते ही हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि कोई भी परिवार ले लीजिए आप, किसी भी परिवार में आपको ऐसा बहुत ही रेयरली मिलेगा कि जहाँ पर भाइयों के अंदर कुछ अनबन ना रहती हो, लेकिन फिर भी जो परिवार होता है वो सम्मिलित रूप से रहता है। तो हम थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, हम सारे भाई थे, आपस में लड़ते भी रहते, प्यार भी करते रहते, मोहब्बत भी करते रहते, लेकिन एक साथ रहते, एकजुट रहते, और विदेशी लोगों से हम लोहा लेते। और आज जो अमेरिका हमारे साथ कर रहा है उसकी हिम्मत ना होती है। तो ये मेरे इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता कि ये मैंने लोगों को बताने की बात सोची, और जब बताने की बात सोची तो सबसे पहला मेरा दायित्व था कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ, जहाँ का मैं अब मैं कह सकता हूँ कि जहाँ का मैं धर्मपुत्र हूँ, मैं वहाँ के लोगों की तो बात करूँ। और यहाँ के लोगों की जब हम बात करते हैं तो ये बात अभी हमारे जनरल साहब बता के गए आपको, भारत के पहले जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं वो बिपिन रावत जी थे।
और सुरक्षा सलाहकार आज भी 80 वर्ष से अधिक की उनकी आयु हो गई, लेकिन आज भी अजीत डोभाल ने। उत्तराखंड का कितना बड़ा योगदान आज भारत की उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए है और अखंडता को बचाए रखने के लिए है। पर ये तो आज की बात, आप इतिहास उठा के देखिए, ये वो प्रदेश है कि जिसने एक तरफ तिब्बत से, एक तरफ नेपाल से, एक तरफ शक हूँ कुषाण जो आए उनसे युद्ध किया, मुगल आए उनसे युद्ध किया, अंग्रेज आए उनसे युद्ध किया, सबसे युद्ध करता रहा और भारत की अस्मिता को इसने बचा के रखा। बहुत पुराने इतिहास की मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही पीछे जाता हूं और उस समय की मैं आपको बात करूंगा कि जब हमारे देश के अंदर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और तैमूर लंग जो था वो मेरठ, दिल्ली, मेरठ इसको रौंदता हुआ आगे बढ़ा और उत्तराखंड की तरफ आ रहा था। न जाने कितने लोगों का उसने नरसंहार किया, कितनी बर्बरता की, कितने लूट खसोट करी। लेकिन जब ये जिया रानी को पता चला, ये बात लगभग आप मान के चलिए 1399 की, जब जिया रानी को पता चला तो उन्होंने कुमायूं के योद्धाओं को लेकर उन्होंने फौज तैयार करी और उसका उन्होंने सामना किया और रानी खेत के अंदर उसको पूरी तरह से परास्त करा। और उसके बाद आप लोगों ने नाम शायद सुना हो ना सुना हो, हमारे जवान लोगों ने नहीं सुना होगा शायद, माधो सिंह भंडारी ने हमारे तिब्बत से जो आक्रांता आते थे, जो नेपाल से आक्रांता आते थे, उनसे उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने उसके बाद 1635 में उन्होंने लगभग उस समय में उन्होंने अपनी शहादत, और ऐसी शहादत जो कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि जब उन्होंने देखा कि मैं इतना घायल हो गया हूँ कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर मैं मर गया तो मेरे को जो रिगर मॉर्टिस होगी वो 6 घंटे के 8 घंटे के बाद होगी, लेकिन तुम क्या करो, डॉक्टर लोग हमारे जो स्टूडेंट्स वो समझ सकते हैं, तो तुम मुझे हल्की सी आग में पहले भून के मुझे मारो, जिससे कि मेरा बॉडी स्टिफ रहे और मेरे जो सिपाही हैं उनको ये लगे कि मैं अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे को एक पालकी में लेके आगे चलो, रथ पे लेके आगे चलो। ये बलिदान हमारे योद्धाओं का है। और 1746 में अब्दुल कादिर ने जब वो आया तो उसने हरिद्वार को रौंदा, देहरादून को रौंदा, आज हमारा गुरु रामराय जो है यहाँ जो गुरुद्वारा था उसको रौंदा, और रौंदते वो हिमालय की तरफ गया और हिमालय की तरफ वो जब जा रहा तो पोटा साहब में उसने अपना कैंप लगा रखा था। तो वहाँ पर हमारे नंदराम नेगी जी ने, जो जोनाथार बाबर के योद्धा थे, उन्होंने जाके उसके कैंप के अंदर उसका सर धड़ से अलग कर दिया, शहीद हो गए। तो ये हमारी कहानी, हमारे वीरों की कहानी है। और अब हम ये तो पुरानी बातें मैंने आपको बताई, अब बिल्कुल रिसेंट इतिहास को आप ले लीजिए और नए इतिहास को ले लीजिए। जब हम अंग्रेजों से युद्ध की बात करते हैं तो ये हमारा जो जज्बा, जैसा मैंने बताया ना आपको कि हम आज़ाद कैसे हुए, कि जब हमारे आईएनए का ट्रायल हुआ और आईएनए के ट्रायल के बाद लोगों को पता चला कि हमारे वीरों ने कैसे कुर्बानियां दी हैं, तो हमारा देश आज़ाद हुआ। ये अंग्रेज हमारे पर राज करते कैसे थे? हमारे पे राज करते थे केवल हमारी फौजों के दम पर। और जब हम इस बात को कहते हैं कि हमारी फौजों के दम पे काम करते थे, हमारे जो लोगों को दमन करते थे, कि अंग्रेज के बड़े बड़े लोग थोड़े ना आगे करते थे, हमारे सिपाही थे, हमारी फौज के लोग थे, हमारी पुलिस के लोग थे। लेकिन आपने नाम सुना होगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। ये वो सिपाही थे जब पेशावर में इनसे कहा गया कि अपने लोगों के ऊपर आप गोली चलाइए, तो गोली चलाने से मना करते। कितनी बड़ी क्रांति थी, ये हम लोग भूल गए। ये हमें हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर हम जिस तरह से भी हैं, अगर हम अपने देश के साथ हैं, हम विदेशियों के साथ और जो हमारे दुश्मन हैं उनका साथ नहीं देंगे, तो हम अपने देश को कभी भी गुलाम होते हुए नहीं देख सकते। ये तो एक पुरानी बात रही। अब मैं जब आपको चंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात बताई, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन नेशनल आर्मी में जो मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विश्वास किया, वो उन्होंने गढ़वाल के लोगों पर विश्वास किया। और चंद लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिंगापुर में था, उसमें श्री चंद्र सिंह नेगी को उन्होंने उसका कमांडर इन चीफ बनाया। और उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी आती है कि पर्सनल सिक्योरिटी में अगर किसी को रखूंगा तो उसको रखूंगा जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास होगा, तो वो मेजर देव सिंह दानू थे, वो हमारे उत्तराखंड के थे। और उन्होंने जो अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया, वो उन्होंने कैप्टन बुद्धि सिंह रावत जी को बनाया। यानी कि आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनके जो चारों तरफ लोग उनको सपोर्ट करने वाले थे, वो हमारे उत्तराखंड के थे। और
उन्होंने जो एक बहुत सारी रेजिमेंट बनाई थी, तो जो सुभाष रेजिमेंट बनाई थी उसके पहले जो ब्रिगेड थी उसके हमारे जो चीफ थे, जो कमांडेंट थे, वो थे हमारे पितृशरण रतुड़ी जी। और थर्ड जो बटालियन थी उसके पदम सिंह गोसाई जी थे। ये आप देखेंगे कि कितने सारे हमारे योद्धाओं ने इस आईएनए को सजाया, और ये लगभग 2500 से ज़्यादा सैनिक जो थे आईएनए में वो उत्तराखंड के थे, और उनमें से 600 से अधिक तो ज्ञात हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। अभी तो बहुत से ऐसे जिनका पता नहीं। तो बहुत ये मैं आपको बताऊं तो आपको बताता रह जाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं बताता हूं आपको कि आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक भूपाल सिंह गोसाई भी हमारे इस आईएनए में एक वीर सिपाही थे जिन्होंने कि आज हमें आज़ाद कराने में साथ दिया। आज उनकी नातिन हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, और हिमानी रावत जी और उनके पति श्री अमित दास जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका हम लोग अभी इसी समय पर हमारे राजेश तिवारी जी उसी समय पर उनका वो पुष्पदंडी का देकर उनका स्वागत करेंगे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो किताब मैंने लिखी है इसमें मैंने प्रयत्न ये किया है कि जितने भी जगह जगह से हमें क्रांतिकारियों के बारे में पता चल सकता हो उनको लेके एक ही जगह हम दें, बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब मिले। आप अलग अलग जगह तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन सबको एक ही जगह पर संकलित करके ये जो किताब लिखी गई है उसका उद्देश्य ये है कि सबको ज्ञान हो। और मैं इसमें कमियां भी बता देता हूँ आपको, ये कमियां भी हैं इसकी। इस पुस्तक में मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये शोध करके लिखी है, लेकिन शोध कभी पूरा नहीं होता। शोध का तो अर्थ ही होता है कि जो लगातार निरंतर चलता रहता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये समापन हो गया, इसमें बहुत कमियां हैं। अभी न जाने कितने लोगों के नाम मुझे नहीं मिले होंगे। कुछ हो सकता है कि जो मैंने जानकारियां मैंने अपनी समझ से बहुत ही विश्वसनीयता के साथ ली हैं, हो सकता है उनमें कुछ कमी पेशी हो, कुछ गलत। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप उसमें मुझे संशोधन करके बताएंगे, जिससे कि अगले एडिशंस में मैं उनको सही रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं बहुत आपका समय ले लिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो किताब है ये हमारे जब बच्चों को पढ़ने को मिलेगी, हमारे बीच में बहुत सारे हमारे यहाँ पर विद्यालयों के लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि कुछ इस तरह की योजना बने। कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस तरह की योजना बनाएं कि इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट उस पर दूँगा। मैं कोई इससे लाभार्जन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे इस पुस्तक को लें और वो लोगों में, बच्चों में वितरित करें, जिससे कि उनको हमारे उत्तराखंड का ज्ञान हो। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं जय हिंद और जय उत्तराखंड कह के अपनी बात को बयान करूँगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद डॉक्टर अतुल। आप सभी को ये ज्ञात हुआ कि डॉक्टर अतुल को धर्मपुत्र, उत्तराखंड का धर्मपुत्र कहा गया है। और यहाँ जो भी वक्ता बोलता है कुछ बातें लगता है मेरे लिए छोड़ देता है कि मैं भी कुछ आगे उसको बढ़ा सकूं। दूसरी बात जो डॉक्टर अतुल ने नहीं बताई है, डॉक्टर अतुल ने समध्याना भी अपना उत्तराखंड में ही बनाया। अमित जोशी जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं इधर, ये डॉक्टर साहब के जो है सन इन लॉ हैं। तो अमित जोशी जी उत्तराखंड से हैं। तो डॉक्टर अतुल ने उत्तराखंड से पक्का वाला संबंध बनाया है, केवल बातें ही नहीं करते हैं, पक्का वाला संबंध बनाया है। और आप सबने इतिहास संबंधी जो डॉक्टर साहब का ज्ञान देखा वो तो बस इतना सही था। मैं 1979 से क्योंकि साथ हूँ डॉक्टर साहब के, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भले ही एमए हिस्ट्री डॉक्टर साहब ने ना किया हो, किंतु डॉक्टर साहब इस देश के जाने माने इतिहासविद भी हैं। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। यहाँ पर हर महीने हम लोग बच्चों को संस्कार देने के लिए अपने मेडिकल कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, ताकि बच्चों को केवल शिक्षा ही ना मिले
बच्चों को संस्कार भी मिले। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने डॉक्टर देवेंद्र भसीन जो कि डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और स्वयं इतिहासविद हैं, वो भी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। और एक भारतीय सेना के योद्धा जिन्होंने करगिल की लड़ाई लड़ी थी, डॉक्टर हुसैन, वो भी कर्नल हुसैन भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है। मैं आमंत्रित करूंगा आशीर्वचन के लिए हमारे समाज के यहाँ के वरिष्ठतम जो कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर श्री, बार बार डॉक्टर मेरे मुंह से निकल, श्री प्रेम बड़ा कोटी जी, आपसे निवेदन है कृपया आशीर्वचन के स्वरूप कुछ शब्द कहें। श्री प्रेम बड़ा कोटी जी वहीं से बोल सकते हैं। माइक। आज के इस बड़े महत्व के आयोजन में मंच पर उपस्थित सभी सज्जन वृंद, मैं अधिकांश बंधुओं से परिचित नहीं हूँ, लेकिन शुभारती में लगे हुए कुछ मेरे मित्र भी हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। पहला निवेदन तो मेरा ये है कि जो विषय अभी डॉक्टर अतुल जी ने रखा, वो यदि कहीं उसकी ऑडियो टेपिंग हुई हो तो उसको संग्रह करके रखिए और कहीं ना कहीं अपने दैनिक के शिक्षा के क्रम में जो आपका सिलेबस होगा, इसलिए नहीं कि उनके मुख से कहा गया, इसलिए नहीं कि चेयरमैन के मुख से कहा गया, इसलिए कि वो हम सब के लिए पाथे हैं। ये मेरा उनके लिए सर्टिफिकेट है। मैं स्वयं एक विश्वविद्यालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहता हूँ। पूज्य स्वामी राम के अनेक ऐसे सेवावृत्ति लोग वहाँ हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट में, जिसको स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय कहते हैं, वहाँ भी मैंने आग्रह किया, हम जब मेडिकल साइंस पढ़ाते हैं, हम जब चिकित्सक बनाते हैं, तो क्या हम उसके सिलेबस में सेवा का भी कोई पाठ पढ़ाते हैं? इस प्रकार के कुछ पाठ्यक्रम की शुरुआत संभवतः केंद्र में हो रही है और प्रदेशों में भी उसकी शुरुआत हुई है। जिस मेरठ के मूल डॉक्टर अतुल जी हैं, मेरा बाल्यकाल का एक लंबा समय वहाँ बीता है। 1971 तक इंटरमीडिएट करने के बाद में मैं देहरादून आया और पहली भेंट में ही मैंने जिस एक महापुरुष का नाम लिया मेरठ से, अतुल जी ने उसको सेकंड किया। उस धरती का स्मरण होते ही और जिस शुभारती को हम आते जाते देखते थे, उसका भवन देखते थे, उसके अंदर कभी गए नहीं,
लेकिन सचमुच जो पुराने स्थानक मेरठ की धरती पर बने हैं उसमें भी उस सुभारती का नाम है और उसके क्रियाकलापों का वर्णन होता है। यह जो 2025 का वर्ष है, इस पर हम इस महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। वास्तव में ये लोकार्पण है। विमोचन होगा तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में पड़ी रहेगी, कोई देखेगा नहीं। लोकार्पण होगा तो हाथों में जाएगी और आगे आने वाली जो विरासत है, पीढ़ी है, बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उनके हाथों में भी जाएगी। आज हम चर्चा नहीं करते, चर्चा करने के लिए या तो समय नहीं है या हमारा टेस्ट नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो सारी विरासत हस्तांतरण होनी चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। ये जो 2025 का वर्ष है, ये दो वरिष्ठ और महानुभावों का एक प्रकार से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ आनंद मठ का वह गीत वंदे मातरम, और मैं इस मंच से बहुत विनम्र आग्रह करूंगा कि भविष्य में जब कभी हम वंदे मातरम कहें तो जैसे हम सिलेबस पढ़ते हैं वैसे वंदे मातरम का समग्र गीत का पाठन होना चाहिए। ऐसा आग्रह अनेक स्थानों पर किया गया है। जो उसके पूरे पद हैं वो अनुपलब्ध नहीं है। मैं जब मेरठ में कक्षा 7 में पढ़ता था, डॉक्टर अतुल जी को ध्यान होगा, उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। वो उस इंटर कॉलेज में आए, रामजी लाल सहायक नाम था उनका। तो जब उनके स्वागत में वंदे मातरम पढ़ा गया तो उन्होंने कहा कि शेष पद मैं बोलता हूं, आप दोहराइए। इसी क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमने 150वीं जयंती मनाई। इसी क्रम में पूरे विश्व के अंदर एक सामाजिक संगठन, जिस संगठन में मैंने आंखें खोली, जिसका मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनेक वर्षों तक प्रचारक रहा, आज भी मैं उसी के अनुपालन करता हूं, उसकी भी जन्म शताब्दी है। ऐसे ही इंदौर में पैदा हुई अहिल्याबाई होलकर, उसकी त्रिशताब्दी है। अनेक पुस्तकें निकली हैं और इसी देहरादून में होलकर ट्रस्ट ने पिछले महीने अहिल्याबाई के एक भव्य चित्र का अनावरण किया। अनेक सामाजिक संस्थाएं उस समय उपस्थित थी। इन सब चीज़ों, ये जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनका स्मरण करना और उसको आगे तक ले जाना। मैंने इस पुस्तक को अभी कोई आद्योपांत पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आते ही मैंने निवेदन किया डॉक्टर राजेश जी से। वो मेरे पुराने मित्र हैं और वास्तव में उन्हीं के कहने पर उन्हीं के साथ में आया, और मेरी कल्पना नहीं थी कि मुझे वहाँ मंच पर बैठाया जाएगा, क्योंकि मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने वो स्थान दिया। उस पुस्तक को आप सब लोग आद्योपांत पढ़ेंगे। जो मैं हिंदी का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इसका अर्थ यह है कि उसके आवरण के प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक। फिर उत्तराखंड की किसी गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं ये इसलिए कहा कि गीता में भी अगर जिस कर्मवाद की शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने दी, अर्जुन ने सुनी, समाज ने उसका पालन किया, उसको सनातन का संस्कार माना गया, उसमें सब कुछ है।
और जैसे जिस वाक्य की अभी चर्चा की गई, अतुल जी ने लिखा है कि मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ, स्वाभाविक है। एक और महापुरुष थे, उनके नाम की चर्चा करना चाहता हूँ। 1965 में डीवीएस कॉलेज में वो भूगोल के विभाग अध्यक्ष होकर आए। उनका नाम था डॉक्टर नित्यानंद। उनकी जन्मभूमि आगरा थी, लेकिन बाद में वो उत्तराखंड के पर्याय हो गए। आज भी जितने ज्योग्राफर होंगी, प्रोफेसर होंगे जो डीवीएस कॉलेज से भूगोल पढ़कर निकले होंगे सन 65 से लेकर सन 85 तक, वे सब लोग डॉक्टर नित्यानंद जी को, यहाँ की गंगा को, यहाँ के यमुना को, यहाँ के पहाड़ को, यहाँ के जौनसार बावर को, सुदूर उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का उन्होंने अध्ययन किया, यह वास्तव में अध्ययन की रुचि नहीं है, यह इस राज्य के प्रति का भाव है। अभी हमने 25 वर्ष पूर्ण किए इस राज्य के, और आज ऐसे लोग जीवित हैं जिन्होंने उसके लिए आंदोलन किया, चोट भी खाई, संघर्ष भी किया, रक्त भी बहाया। और यह निर्विवाद सत्य है कि उत्तराखंड के राज्य निर्माण के लिए जो शहादत हुई, जो संघर्ष हुआ, वो या तो आज़ादी के समय में हुआ, अन्यथा किसी राज्य के लिए ऐसा संघर्ष नहीं हुआ। इसके लिए भी हम लोग सुपात्र हैं कि हमने अपनी आंखों के आगे अनेक लोगों ने स्वप्न सजाए। इसी आज के कार्यक्रम का जो निमंत्रण पत्र छपा है, उसमें शोभन सिंह जीना जी का चित्र और चरित्र है, उनका चित्र भी है। कई बार लोग कहते हैं या ये मांग शब्द प्रयोग करते हैं, ये कब से प्रारंभ हुआ? तो स्वाधीनता के तुरंत पश्चात से भी इस इतिहास को पढ़ना चाहिए। अनेक लोगों के नाम उसमें उल्लेख कर सकते हैं। तो सचमुच मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो पुस्तक है, इसका लेखन, इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये सार्थक होगी यदि हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और आज के इस आयोजन में डॉक्टर अतुल जी, उनकी सारी टीम और आप सब यहाँ विद्यार्थी बंधु उपस्थित हैं, मैं सबका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं जिस स्थान पर रहता हूँ उस स्थान पर ग्राम विकास के काम, बहुत सारे विविध कार्य हम लोगों में, मूलतः ग्राम विकास का कार्य करता हूँ। उसके नाते से पिछले 55 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर प्रवास करता हूँ और आप सब लोगों का वहाँ आमंत्रण है। अभी इसी 13 तारीख को पूज्य स्वामी राम की महासभा समाधि दिवस का कार्यक्रम था। अनेक लोग विश्व भर से आए थे। तो सब लोगों ने ही उत्तराखंड के प्रति, यहाँ के विकास के प्रति, यहाँ के पर्यावरण के प्रति, यहाँ के समग्रता के प्रति चिंतन किया। हम सब इस काम में लगे। और कभी जब कोई मंदिर बनता है तो उस मंदिर के बनते समय राहगीर जब वहाँ से गुजरता है तो पूछता है कि क्या हो रहा है। श्रमिक ने कहा कि क्या हो रहा है, शाम के समय जब मैं घर जाऊंगा, कुछ पैसे मुझे मिलेंगे तो मैं परिवार का पालन करूंगा। दूसरे श्रमिक से पूछता है क्या हो रहा है। उसने कहा कि देखो, इस चोटी के ऊपर जो मंदिर बन रहा है ना, इस मंदिर के लिए ईंटें ढोई जा रही, पत्थर ढोए जा रहे, गारा बन रहा है और मैं श्रम से इसको सीख रहा हूं। मेरा सौभाग्य है, कल जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो एक बात निश्चित है कि कोई इस निमंत्रण पत्र को मुझे देने के लिए नहीं आएगा। हो सकता है कि वो याद भी ना करे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में उसका कलश देखा जाता है, उसकी नींव नहीं देखी जाती। भविष्य में यही चीज़ें जब नज़ीर बनेगी, अतुल जी को लोग याद करेंगे, सुभारती को याद करेंगे, लेकिन इस क्षणों के हम लोग साक्षी हैं। इतना कहकर आप सब लोगों का साधुवाद।